ओके, वेलकम बैक। 700 पॉइंट ऊपर इस समय मिड कैप इंडेक्स और काफ़ी स्टॉक्स इस समय ट्रेंड में अच्छे मूव हैं इस समय। ट्रेंड मेरे ख्याल से अब अगर आप प्योरली F&O की पोजीशनिंग देखें तो उसके हिसाब से आज का सबसे अच्छा चार्ट इसका, क्योंकि बाकी सब स्टॉक्स में भी ठीक है, अच्छे चार्ट्स हैं जैसे श्रीराम फाइनेंस वगैरह में, लेकिन ट्रेंड में इंट्राडे में पैसा बना होगा आपका। ट्रेंड में सुबह जहाँ खुले उसके बाद से भी अगर आपने इसको चेस किया होगा इस स्टॉक को, तो यहाँ पर अच्छा पैसा बना होगा वीरू। और उसके अलावा परसिस्टेंट की तो खैर हमने लगातार बात की ही है। उसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर आप इस समय मूव्स देख रहे हैं, मतलब अगर आप प्योरली अगर इंटरडे रिकवरी के हिसाब से, इंटरडे रैली के हिसाब से फोकस कर रहे हैं, तो एक और स्टॉक लेकर आइए, पिडिलाइट। और पिडिलाइट देखिए बजरा, पिडिलाइट इस समय डे हाई पर आया और काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव यहाँ पर। लेकिन अब बात करते हैं मार्केट बिग वॉइसेस में, और आज हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से गौतम दुग्गड़। बतौर रिसर्च हेड गौतम दुग्गड़ वैसे तो 17 सेक्टर को कवर करते हैं, लेकिन इन्हें एफएमसीजी का स्पेशलिस्ट माना जाता है। इक्विटी मार्केट में 13 वर्षों का अनुभव रखने वाले गौतम मोतीलाल ओसवाल से साल 2012 से जुड़े हुए हैं। केमिकल इंजीनियर हैं। आईआईएम कलकत्ता से एमबीए की पढ़ाई की है गौतम ने, और करीब करीब 220 शेयरों पर पैनी नज़र रखते हैं। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लगता है मुझे आपसे बात करके, क्योंकि आप नंबर्स के साथ बात करते हैं हमेशा। तो अब बताइए, इस समय जो ये करेक्शन आई और खासतौर से मिड कैप्स में जो करेक्शन आई, इसके बाद क्या व्यू बन रहा है? क्या कुछ स्टॉक्स आए अब इस समय वापस एक अच्छे वैल्यू जोन में या बाय जोन में? हाय अनुज, गुड मॉर्निंग। यहाँ आमंत्रित करने के लिए शुक्रिया। सी करेक्शन अभी केवल इंडेक्स लेवल पे देखें तो 5% हुआ है निफ्टी में। हम आई थिंक अपना जो टॉप था 20,000 था, वहां से अभी हम 19,000 तक आए हैं। बट जो मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर्स है, कुछ कुछ शेयर्स 15, 20, 25% भी गिरे हैं। बट ऐसे ही होता है, मिड कैप स्मॉल कैप हमेशा आउट परफॉर्म भी जब करते हैं तो बड़े मार्जिन के साथ करते हैं, और जब गिरते भी है तो गिरावट भी बहुत तेजी से आती है। एक जरूरी था, मतलब हम कई महीनों से डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट में करेक्शन की जरूरत है। बट मार्केट कभी ऑब्लाइज नहीं करता है, जब आपको चाहिए तब करेक्शन नहीं देता है। किसी कैटलिस्ट इवेंट की जरूरत थी, कोई रीजन का जरूरत था, एक्सक्यूज का जरूरत था। वो हमें जियोपॉलिटिकल हेडविंड्स के वजह से मिल गया। इसराइल पैलेस्टीन का जो कॉन्फ्लिक्ट चालू है, प्लस यूएस बॉन्ड यील्ड्स 5% तक चले गए थे और मार्केट काफी कंप्लेसेंट था। तो उस हिसाब से थोड़ी बहुत गिरावट आई है। कुछ कुछ शेयर्स डेफिनेटली थोड़े से ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं अभी। लेकिन अभी मुझे लगता है कई सारे ऐसे जो ओवर हीटेड स्पेसेस थे, जैसे डिफेंस, ईएमएस वगैरह वगैरह, 4-4, 5-5 गुना रेलवे पीएसयू के स्टॉक्स जो बढ़े हैं पिछले एक साल में, इट वोंट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू करेक्ट अनदर 20%। मतलब आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि यहाँ पे बॉटम बन गया, यहाँ से आपको खरीदना है, ये स्टॉक का ये लोवेस्ट लेवल है। इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट इज हैपनिंग ग्लोबली एंड डोमेस्टिकली। आपने कल एफआई सेलिंग देखा है, कैश में कुछ 7,700 करोड़ का था। कैश प्लस फ्यूचर्स ऐड करते हैं तो लगभग लगभग $2 बिलियन का सेलिंग कल हुआ है। काफी इवॉल्विंग सिचुएशन है, और बिकॉज ये करेक्शन ग्लोबल रीजंस की वजह से आ रहा है, तो इस पे एक बहुत कॉन्क्रीट व्यू बनाना डिफिकल्ट हो जाता है। लार्ज कैप शेयर्स मुझे काफी अट्रैक्टिव लगते हैं, जो मुझे एक महीना पहले भी लगते थे। 19,500 पे भी निफ्टी 19 टाइम्स ट्रेड कर रहा था। 980 रुपए का, अगर आप 986 रुपए का अगर आप ईपीएस लेते हैं FY24 का, FY25 लेते हैं तो 17.5 का पी था एक महीना पहले। वहां से निफ्टी 5% और करेक्ट हो गया। तो मुझे लगता है लार्ज कैप शेयर्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हमें लग रहे हैं अभी, रिलेटिवली बिटवीन लार्ज कैप मिड कैप्स। ओके, लार्ज कैप्स पे आपका कन्विक्शन ज़्यादा है। गौतम जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। मैं आपसे पूछना चाहूँगा एक एक करके, क्योंकि लीडरशिप हमेशा बैंकों के हाथ में होती है। हिस्टोरिकली जब भी हमने नया हाई क्रिएट किया है, विदाउट आई मीन बैंक निफ्टी के कभी भी क्रिएट नहीं किया है। अब तक की अर्निंग्स आपको बैंकों की कैसी लगी? जिस प्रकार के एनआईएम्स रहे, जिस प्रकार की क्रेडिट ग्रोथ रही, और आपका अभी भी बैंकों में सबसे कन्विक्शन वाला एरिया कौन सा है? अभी कुछ देर पहले हम कैनरा बैंक की मैनेजमेंट से मुखातिब हो रहे थे, नंबर्स बहुत अच्छे थे, एनआईएम्स मोर और लेस फ्लैट मेंटेन किए उन्होंने। आपका व्यू बैंक्स पर इस वक्त, और आपकी कन्विक्शन लिस्ट में कौन कौन से बैंक्स हैं इस वक्त? वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। इंसिडेंटली कैनरा बैंक बहुत अच्छा लगता है। रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आए कैनरा बैंक के। अभी तक जितने रिजल्ट्स बैंकिंग सेक्टर के आए हैं, प्राइवेट और पीएसयू में, दोनों इनलाइन आए हैं। प्राइवेट थोड़ा सा ज्यादा आया है, क्योंकि प्रोविजंस फिर से एक बार एक्सपेक्टेशन से कम आए, उसके वजह से अर्निंग्स थोड़े से बेटर आए हैं।
लेकिन पिछले 3 क्वार्टर से जो हम डिस्कस कर रहे हैं बैंकिंग में जो एक कंसर्न था, जो 4Q FY23 में निम्स ऑल टाइम हाई पहुंच गए थे, तब से एक्सपेक्टेशंस था कि भाई निम्स यहाँ से मॉडरेट हो गए, कंप्रेस हो गए 20, 30, 40 बेसिस पॉइंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जो ऑलरेडी हो चुका है। पिछले क्वार्टर भी हुआ है, ये क्वार्टर भी हुआ है। जो पॉइंट हम कई बार हाईलाइट कर चुके हैं वो ये है कि बैंकिंग सेक्टर का अर्निंग्स ग्रोथ जो पिछले 5 साल में 5 गुना हुआ है FY18 से 23 के बीच में, वो FY24 में हेल्दी रहेगा, 20% के आसपास ग्रो करेगा, लेकिन बहुत नॉन लीनियर तरीके से ग्रो करेगा। जैसे हमने फर्स्ट क्वार्टर में देखा, प्राइवेट बैंक्स हमारे सेक्टर के जो कवरेज है, हमारे कवरेज में जो है, उनका अर्निंग्स ग्रोथ 36% था। ये क्वार्टर में 30% होगा, अगले क्वार्टर में 24 और लास्ट क्वार्टर में 20। ये HDFC बैंक के वजह से थोड़े से नंबर्स डिस्टॉर्ट होते हैं। अगर आप HDFC बैंक हटा के हमारे यूनिवर्स के प्राइवेट बैंक्स देखते हैं, तो वो ग्रोथ लास्ट क्वार्टर 25 था, 30 था, ये क्वार्टर 25 हो जाएगा, अगला क्वार्टर 18% है और उसका अगला क्वार्टर 9% है। सो ग्रोथ में काफी एक मॉडरेशन आ रहा है और मार्केट ये एंटिसिपेट कर रहा है 1 साल से। इसलिए आप देख रहे हैं कि अर्निंग्स बहुत अच्छे आते हैं बैंक्स के पिछले 3-4 क्वार्टर से, बट स्टॉक्स में वो एक्साइटमेंट आपको नजर नहीं आया। जहां तक हमारा सवाल है, हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में हम अभी भी PSU बैंक्स पे बहुत बड़ा ओवरवेट पोजीशन बना के बैठे हैं, जिसमें हमारे पास SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा है। इसके अलावा हमें कैनरा बैंक भी अच्छा लगता है और कल के रिजल्ट्स के बाद थोड़ा कन्विक्शन और बेटर हुआ है। चूंकि वैल्यूएशंस अभी भी बहुत सस्ते हैं PSU बैंक्स में, और इन सब के ROEs 15, 17, 18% के आसपास हो रहे हैं, कई के हो चुके हैं और 2 साल और सस्टेन करेंगे। मुझे नहीं लगता है पिछले 15-20 सालों में ऐसा कोई पीरियड रहा है कि जहां PSU बैंक्स ने कंसिस्टेंटली आपको 3-4 साल तक 15% प्लस ROEs दिखाए। तो मुझे लगता है वो PSU बैंक्स का एक थोड़ा सा माइनर री रेटिंग होना चाहिए, जो अभी तक नहीं हुआ है। अभी भी वे SBI को अगर आप बाजू में रखते हैं तो मोस्ट ऑफ द PSU बैंक्स अभी भी 1 टाइम प्राइस टू बुक के नीचे ट्रेड करे। तो हमारा कन्विक्शन वहां ज्यादा है, और देन NBFCs में जहां पे भी ग्रोथ बहुत अच्छी आ रही है अभी तक। बिल्कुल। अच्छा वीरू, अगर आपने वो गौतम जी की वो रिपोर्ट देखी है ना, जो अभी इन्होंने लिखी थी, उसमें कवर बहुत अच्छा लगा मुझे। वो गौतम, वो धोनी का वो बनाया ना आपने, वर्ल्ड कप विनिंग शॉट जो था उसका इमेज बनाया ना, हाँ, वो काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। अच्छा, एक चीज़ मैं देख रहा था, वो रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, आपका कन्विक्शन 2 स्टॉक्स पे बहुत ज़बरदस्त लग रहा है मुझे, लार्सन एंड ट्यूब्रो और BEL। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इन 2 स्टॉक्स पर ही लग रहा है मुझे आपका कन्विक्शन। अनुज, एक्चुअली हमारा 3 या 4 सेक्टर पे कन्विक्शन ज्यादा है। जैसे मैंने आपको कहा, PSU बैंक और NBFC, क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत सस्ते हैं वहां पे इन अ वेरी ओवरहीटेड मार्केट। दूसरा, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। अगर आप मेरे मॉडल पोर्टफोलियो को देखेंगे उसी रिपोर्ट में, तो हमारे पास 8 कंजम्पशन स्टॉक्स है मॉडल पोर्टफोलियो में, जिसमें से केवल एक कंज्यूमर स्टेपल है, वो है ITC। बाकी के जो 7 स्टॉक्स है वो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है, जिसमें टाइटन है, डीमार्ट है, मेट्रो, इंडियन होटल, जोमैटो, कजारिया और लेमन ट्री। ये 7 हम लोग डिस्क्रिशनरी पे बहुत बड़ा ओवरवेट बना के बैठे हैं। फिर ऑटो और इंडस्ट्रियल्स है, और इंडस्ट्रियल्स में आपने सही कहा, हम L&T पे बहुत बड़ा ओवरवेट पिछले 2 साल से लेके बैठे थे। So far it has worked out well because trailing 12-month return of L&T is almost 55%। और अभी भी बाकी इंडस्ट्रियल स्टॉक्स के मुकाबले L&T रिलेटिवली सस्ता लगता है, क्योंकि L&T 50, 60, 70, 80 PE पे नहीं ट्रेड कर रहा है, और ग्रोथ आ रही है, ऑर्डर बुक्स बन रहे हैं, ओवरऑल एग्जीक्यूशन भी इंप्रूवमेंट है, मार्जिन भी ठीक ठाक है। सो L&T पे हमने अपना ओवरवेट बनाए रखा है, कोई वेट चेंज नहीं किया है। नया स्टॉक जो हमने ऐड किया है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां पे हमको लगता है कि ऑर्डर बुक काफी अच्छा है, और ओवरऑल नॉन डिफेंस में भी थोड़ा थोड़ा वो अपना एक अस्तित्व बना रहे हैं, और रिलेटिवली साइज, एग्जीक्यूशन और कैपेबिलिटी का अगर आप एक मेल बना के देखते हैं, तो वो कंपनी एक तरीके से काफी अच्छा कैंडिडेट अगले 2-3 साल के हिसाब से नजर आता है हमको। सो इसलिए इंडस्ट्रियल्स का जो बड़ा ओवरवेट है वो केवल ये 2 स्टॉक्स में है। इसके बाद हमारे पास सीमेंट है, प्रॉपर्टी है। सो इफ यू काउंट देम एज इंडस्ट्रियल्स, यू कैन ऐड दैट एज वेल।